इस आइलैंड पर बहुत ही खौफनाक चीज छुपी हुई है और कोई भी इस आइलैंड पर नहीं जाता। 1945 के शुरू में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही ब्रिटिश डिसाइड करते हैं हम रेमरी आइलैंड को जापानीज से वापस लेते हैं। रेमरी आइलैंड काफी बड़ा और फ्लैट आइलैंड है जो कि बिल्कुल बर्मा के साहिल पर ही है। ये रेमरी आइलैंड बड़ी जबरदस्त स्टेजिंग लोकेशन होती है जहाँ से एयर कैंपेन्स मेनलैंड की तरफ आराम से की जा सकती थी। यूं समझ लो ये बड़ी जबरदस्त एयर बेस थी। वैसे बेसिकली ब्रिटिश इस आइलैंड के मालिक थे, लेकिन जापानीज ने 1942 में उनसे फोर्सफुली ये छीन लिया था। तो अब 1945 था, ब्रिटिश कहते हैं अब हम उनसे ये वापस लेते हैं। तो 21 जनवरी 1945 को ब्रिटिश और इंडियन फोर्सेस ये रेमरी के बीचेस पे हमला कर देते हैं इसको वापस लेने के लिए। जैसे ही वो इधर लैंड होते हैं इनके पास सारी नेवल की आर्टिलरी सपोर्ट होती है और ये बॉम्ब कर करके इस एयर बेस की धज्जियां उड़ा देते हैं और थोड़े से ही टाइम में ये लोग बाकी जापानीज पर भी काबू पा लेते हैं। लेकिन उधर जापानीज सरेंडर नहीं करना चाहते थे, तो वो क्या करते हैं इस बेस को छोड़ देते हैं। तो ब्रिटिश उस बेस पर कब्जा कर लेती है। तो जो बाकी 1000 बचे हुए जापानीज सोल्जर थे वो आइलैंड के पीछे वाली साइड पर भाग रहे थे, जिधर और ज्यादा तादाद में जापानीज सोल्जर पहले से वहां पर थे। लेकिन अब मसला ये था इन 1000 सोल्जर्स को अपने उन दूसरे साथियों तक पहुंचने के लिए इस 10 किलोमीटर लंबे मैनग्रोव दलदल से गुजरना था, जिसके अंदर जहरीले स्पाइडर, कीड़े और धंसती हुई मिट्टी थी, जिसके अंदर हिलना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पर इनके पास और कोई चारा नहीं था, तो ये स्वाम्प के अंदर चले जाते हैं। अब ये जापानीज उस चीज के लिए तैयार नहीं थे जिस वजह से ये रेमरी आइलैंड मशहूर था, एक ऐसा क्रिएचर जिसके सामने जहरीले सांप, स्पाइडर्स और कीड़े बच्चे लगते हैं। और ये सारे जापानीज उसी की मांद में जा रहे थे। ब्रिटिश आर्मी ये डिसाइड करती है हम लोग उनका इस दलदल में पीछा नहीं करते। वो लोग इस स्वाम्प की बाहर वाली साइड पर बोट से ब्लॉकिंग पोजीशन कर लेते हैं कि अगर कोई जापानीज इस स्वाम्प से भागने की कोशिश करेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। यानी अब जापानीज के पास यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही चारा था, वो इस 10 किलोमीटर लंबी स्वाम्प को क्रॉस करके दूसरे अपने जापानीज सोल्जर्स के पास जाएं। तो उस रात ब्रिटिशर्स मजे से स्वाम्प के किनारे बोट्स के ऊपर बैठे हुए थे, तो उनको एकदम से स्वाम्प के अंदर से चीखों की आवाज सुनाई देती है। ये जापानीज सोल्जर्स की चीखें थी। यहाँ पर गोलियों की आवाज चल रही थी और फिर बंद हो रही थी। पूरे स्वाम्प में हर तरफ यही आवाज थी। चीखों की आवाज आती, गन फायर होती, खामोशी। चीखों की आवाज आती, गन फायर होती, खामोशी। ब्रिटिश बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं हमारे सोल्जर्स तो अंदर नहीं है, यहाँ पर अंदर हो क्या रहा है। अब अंदर जो वहाँ पर हो रहा था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको ऐसे डिस्क्राइब करती है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कत्ले आम था इंसानों का, वो भी जानवरों के हाथों। और कोई आम जानवर नहीं बल्कि साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये बहुत ही मैसिव इंसानों को खाने वाले क्रोकोडाइल 1000 किलो तक होते हैं और लेंथ में ये 23 फीट तक जाते हैं। और नेशनल जियोग्राफिक ने इस क्रोकोडाइल को लेबल तक किया हुआ है कि इसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये इंसानों को खा सकता है तमाम जानवरों में। और इस रेमरी आइलैंड पे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है और ये सारे इसी स्वाम्प में ही रहते थे जिधर ये जापानीज घुस गए थे। इनमें से काफी सारे सोल्जर्स का तो खून बह रहा था क्योंकि पीछे ये लड़ाई करके आए थे। तो ये सैकड़ों साल्ट वाटर क्रोकोडाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल अंधेरे में शिकार करने की वजह से मशहूर है। तो यहाँ पर हुआ ये था कि जब जापानीज इन मैनग्रोव्स के अंदर गए थे, क्रोकोडाइल्स को इनकी प्रेजेंस के बारे में फौरन तो पता चल जाता है, लेकिन वो अंधेरे के टाइम तक रुकते हैं और फिर ये अपना फीडिंग फ्रेंजी शुरू करते हैं। फीडिंग फ्रेंजी मतलब एक ही लोकेशन पे सारे क्रोकोडाइल झपट्टा मारकर शिकार खा रहे हो। तो रात को कुछ देर बाद कई जापानीज सोल्जर्स स्वाम्प से बाहर आ जाते हैं और वो अपने आप को ब्रिटिश सोल्जर के सामने खुद पेश कर देते हैं। तकरीबन इनमें से 20 को पकड़ लेते हैं और ये बता रहे थे हमें मगरमच्छों ने हर तरफ से घेरा हुआ था, जिस भी डायरेक्शन में देखो ये गुर्राते मगरमच्छ बंदा खा रहे थे। और जैसे ही वो एक बंदे को खा लेते थे तो वो अगले बंदे पर जंप कर जाते थे खाने के लिए। और अपने इस रिट्रीट में जब जापानीज दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं स्वाम्प के, 1000 में से सिर्फ 500 बंदे दूसरी साइड पर पहुंच पाते हैं, बाकी सारे बंदों को ये मगरमच्छ खा लेते हैं। और आज के दिन तक लोग इस रेमरी आइलैंड से दूर दूर रहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बंदे खाने वाले मगरमच्छ हैं और उनको कोई मसला नहीं आपको टुकड़ों में फाड़ने के लिए। एक बहुत ही छोटा जंगलों से भरा हुआ बड़ा ही खूबसूरत सा आइलैंड है जो ब्राजील के साहिल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। अब बेशक ये जितना भी खूबसूरत दिखता है कोई बंदा भी यहाँ पर नहीं जाता। इनफैक्ट वहाँ पर अलाउ ही नहीं है जाना क्योंकि ब्राजील की नेवी ने वहाँ पर जाने से बिल्कुल मना कर दिया। इस आइलैंड के लेजेंड शुरू होते हैं 1900s के शुरू में, जब एक लोकल मछुआरा इसी आइलैंड के साहिल के करीब होता है। उसको दूर से ना इस आइलैंड के साहिल पर बड़े ही खूबसूरत से केले के दरख्त दिखाई दे रहे थे। उनपे
केले बिल्कुल पके हुए लगे थे और वो तोड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। वो सोचता है मैं बड़ी आसानी से अपनी बोट को उन पत्थरों के पास ले जाता हूँ, वहां से उतरकर कुछ केले तोड़कर अपने घर ले जाऊंगा, इसमें कोई इतना मसला तो नहीं है, सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे मुझे। तो ये उन केलों को लेने के लिए अपनी कश्ती को इस आइलैंड के पास रोकता है, अपनी बोट का एंकर गिराता है, बीच से जाता है, उस दरख्त पे चढ़ता है और केले तोड़ना शुरू कर देता है। अब जैसे वो दरख्त पर होता है, उसको अपनी साइड पर यहाँ रिब केज पे बड़ा गंदा दर्द महसूस होता है। वो दरख्त से नीचे गिरता है और पसलियों की साइड से उसको खून निकलना शुरू हो जाता है। उसको शर्ट से दिखाई दे रहा था, उसकी शर्ट पे खून लगा हुआ था। वो सोचता है कहीं कोई दरख्त की शाख तो मुझे नहीं लग गई यहाँ पे। अब वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला होता है। मेन लैंड से तो ये 150 किलोमीटर दूर था। तो पैनिक होकर वो केलों को वहीं पर फेंकता है, अपनी बोट में जाता है, उसका एंकर हटाता है और फौरन से अपना मेन लैंड की तरफ सफर करना शुरू कर देता है। लेकिन वापसी के रास्ते में ही वो अपनी बोट के अंदर बेहोश हो जाता है। बाद में एक और बोट उसी इलाके से ही गुजर रही होती है, तो उनको दिखाई देता है पानी में एक बोट इधर उधर बह रही है। इनको महसूस होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो वो इस बोट के करीब जाते हैं और यहाँ पर वही मछुआरा होता है जो केले लेने गया था। वो अपनी कमर के सहारे लेटा हुआ है और साफ दिखाई दे रहा था कि वो मर चुका है और इसके इर्द गिर्द हर तरफ खून पड़ा हुआ था। इस इंसिडेंट के 20 साल बाद एक लाइट हाउस कीपर था, उसको असाइन किया जाता है कि वो इस आइलैंड पर काम करेगा। वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रुकता है और ये लोग लाइट हाउस के मेन हाउस में रह रहे थे। उनके यहाँ पर स्टे के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कुछ पॉइंट के बाद कैप्टन्स जो अपनी शिप्स को इस आइलैंड के पास से गुजार कर जाते थे और वो लोग इस लाइट हाउस की लाइट पर डिपेंडेंट थे। वो नोट करते हैं इस लाइट हाउस की लाइट तो ऑन ही नहीं है। वो लोग इस चीज को मेन लैंड पर रिपोर्ट कर देते हैं। फिर एक सर्च पार्टी को चेक करने के लिए यहाँ पर भेजा जाता है कि लाइट हाउस कीपर और उसकी फैमिली ठीक है, उनको किसी किस्म की सप्लाईज की तो जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो लोग इस लाइट हाउस के अंदर जाते हैं तो इनकी पूरी फैमिली अपने बिस्तरों में मरी हुई होती है और उनको सिर्फ एक ही वजह यहाँ पर दिखाई देती है, उनके जिस्म पर हर तरफ पंक्चर मार्क्स थे और यहाँ पर खिड़की भी खुली हुई थी। तो इन सबको इस आइलैंड पर किसने मारा था? टेक्निकली ये लोग एक ऐसे जहर से मरे थे जो लिटरली आपकी ऑर्गन्स को पिघला देता है 60 मिनट में ही, अगर आप इसके कांटेक्ट में आ जाओ। और ये पॉइजन आता है बहुत ही मशहूर जहरीले सांप से, जिसका नाम है गोल्डन लेंस हेड वाइपर, जो कि सिर्फ इस आइलैंड पर ही एग्जिस्ट करते हैं। ये दुनिया में और कहीं भी नहीं पाए जाते। तो ये इस आइलैंड का नाम ही रख देते हैं स्नेक आइलैंड। और क्योंकि कोई भी इस आइलैंड पर नहीं जाता तो इस लेंस हेड वाइपर की पॉपुलेशन इस आइलैंड पर एक्सप्लोड हो गई है। वो लोग इस आइलैंड पर थ्राइव कर रहे हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक तकरीबन 3000 ये जहरीले सांप है जो इस आइलैंड पर रहते हैं और तकरीबन सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर के फासले पर यहाँ पर एक सांप है, जिसका मतलब है अगर आप इस आइलैंड पर जाओगे आप सिर्फ 1 मीटर होगे उस चीज से जो आपको मार सकती है। और मजे की बात ये सांप सिर्फ जमीन पर नहीं होते। अब क्योंकि इनका प्राइमरी फूड सोर्स परिंदे हैं तो इन सांपों ने दरख्तों पर रहना शुरू कर दिया ताकि ये परिंदों को पकड़ सकें जो दरख्तों पर आकर बैठते हैं। जिसका मतलब है अगर आप इस घने जंगल वाले आइलैंड पे पैदल भी जा रहे होगे आप लोग 360 डिग्री से घिरे हुए होगे इन जहरीले सांपों से। और अगर आपको इन लोगों ने काट लिया तो 60 मिनट होंगे आपके पास एंटीडोट लेने के लिए, और अगर आप लोग नहीं लेते तो 100% टाइम इसके नतीजे में मौत है। और सिर्फ वो लोग जो इस आइलैंड पर जाते हैं, एक तो वो है नेवी जो कि सिर्फ इस लाइट हाउस की बैटरीज को रिप्लेस करने आती है। ये लाइट हाउस ऑटोमेट कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो लोग भी साल में एक दफा जाते हैं बैटरीज को चेंज करने। रिसर्चर्स कभी कभार इस आइलैंड पर जाते हैं और शिकारी लोग भी इस आइलैंड पर आते हैं इन सांपों को ही पकड़ने के लिए। अब क्योंकि ये सांप बहुत ज्यादा रेयर हैं तो वो इसको बड़ी मोटी कीमत पर ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं, जो कि तकरीबन 10 से 30 हजार डॉलर तक बनते हैं। लेकिन बहुत सारे शिकारी जो इस आइलैंड पर जाते हैं उनको ये सांप ही काट लेते हैं और ये लोग मर जाते हैं। इसके अलावा युगांडा का एक गाँव है, वहाँ पर भी एक बहुत खौफनाक चीज छुपी हुई है जिसने तकरीबन 80 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया था। वो क्या थी उस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।